हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रोहागढ़ी स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है 11th मैथ वाली सीरीज चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा सेट्स, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने मित्रों को ये वीडियो आप पढ़ते समय जो पढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, ताकि वो भी आपको इसका लाभ उठा सकें। तो देखो, हम सेट्स के बारे में रोस्टर फॉर्म्स और समुच्चय निर्माण फॉर्म वो हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में दोनों का आपस में इंटरचेंज वो हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो सेट्स होता है उसके कुछ टाइप्स थे, जैसे रिक्त समुच्चय होता होगा, ठीक है ना, इम्पटी। इसके बाद में परिमित अपरिमित भी बताया था मैंने आपको। फिर बात की थी हमने साहब हमारे उपसमुच्चय को लेके, ठीक है ना, सब सेट्स के लिए। फिर मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने बताया था आपको उपसमुच्चय के बारे में, सबसेट्स के बारे में, सबसेट्स क्या होता है। ठीक है, सबसेट्स के सारे तथ्य मैंने उसमें कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, और जो आज हम क्लास लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हमारे कुछ, एक तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय उसको देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे हमारे जो अंतराल है आर, वो अंतराल आर उपसमुच्चय के रूप में। ठीक है ना, अंतराल जो भी है हमारे उपसमुच्चय के रूप में वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद में आज पढ़ेंगे हम एक घात समुच्चय, उसके बाद पढ़ेंगे हम एक सार्वत्रिक समुच्चय, और इसके बाद में शायद अगर टाइम रहा तो हम जो भी इस प्रश्नावली जो भी क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टाइम रहा तो, नहीं रहा तो अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो देखो अपन बात कर रहे थे सबसेट्स के बारे में। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है सेट्स, और बात कर रहे थे हम सबसेट्स के लिए। तो देखो ये हम बात कर रहे थे। तो देखो मैंने सबसेट्स के बारे में क्या बताया था आपको सबसे पहले, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात कर रहे थे कि सबसेट्स के बारे में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता दी, वो हम बता देते हैं अभी। सबसेट्स इसको बोलते हैं हम उपसमुच्चय। उपसमुच्चय मैंने बताया था कि अगर जब कोई दो अवयव हैं, ये दो अवयव हैं, ये इसका उपसेट्स कब होगा जब यदि ए के सारे अवयव बी से बिलोंग्स करते हों, या फिर मैं कहूं अगर ए के सारे अवयव बी में स्थित हों, या मैं कहूं ए के सारे अवयव बी में विद्यमान हों, तो हमारा बी का सबसेट्स होगा। ठीक, आया आपको समझ? दोबारा देखो, यदि मैं कहूं ए के सारे अवयव, ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हों, ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो, तो वो कहलाएगा हमारा ए सबसेट्स ऑफ बी। ठीक, और इसको सबसेट्स को हम सबसेट का प्रदर्शन करने का चिन्ह ये बताया था मैंने आपको, इसे प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इसका नाम समुच्चय, सॉरी इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। अब बात मैंने बताया था आपको, यदि हम कोई भी अवयव ए ले लें, क्या ले लें, यदि ए सबसेट्स ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ बी है, और यदि हमारा कोई ए अवयव जो है वो बिलोंग्स करता है हमारा ए से, तो इससे तात्पर्य होता है कि हमारा ए अवयव बी से भी बिलोंग्स करेगा। ठीक, ये वाली बात बताई थी मैंने आपको एक। अच्छा, इसका मैंने बताया था आपको जो इसका मतलब होता है से तात्पर्य। ठीक, फिर मैंने दूसरी बात बताई, इसको देखो हिंदी में क्या बोलेंगे मैं बता देता हूं। यदि ए बी का उपसमुच्चय है, यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, तो अवयव ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए,
अवयव ए समुच्चय ए से ए में विद्यमान होगा। इससे तात्पर्य ये होगा कि समुच्चय हमारा जो अवयव ए है वो हमारा समुच्चय बी में भी विद्यमान होगा। ठीक, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है कब? यदि ए सबसेट्स ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए यदि ए में विद्यमान है, इससे तात्पर्य है कि ए हमारा बी में भी विद्यमान है। ठीक, ये हमारी यहाँ पे इसकी हिंदी हो जाती है। इसके बाद मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है, यदि जैसे अगर ये है ए सबसेट्स ऑफ बी है तो ये जरूरी नहीं है कि बी सबसेट्स ऑफ ए हो, ये जरूरी नहीं है। यदि ए सबसेट्स ऑफ बी है तो जरूरी नहीं है कि बी सबसेट्स ऑफ ए हो। ठीक, ये कब जरूरी है? लेकिन यदि अगर ऐसा है, यदि अगर ऐसा है तो वो कब होगा? केवल और केवल इसीलिए ये कंडीशन होगी जब ये वाली बात सामने आएगी, सिर्फ ये कंडीशन होगी एक। इसका मतलब बताया था केवल और यदि और केवल यदि। ठीक है, यदि और केवल यदि बोल दो इसको, यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि, इससे ये तात्पर्य हमारा इस चिन्ह से। ठीक है, तो देखो यदि ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है तो सिर्फ एक कंडीशन ही ऐसी है कि ए बराबर बी होगा तो ही ये कंडीशन बनेगी, अन्यथा नहीं बनेंगे। इसके बाद मैंने बताया था हमारे लिए कि जो फाई है रिक्त समुच्चय, ये सभी का उपसमुच्चय होता है। तो ये सारी बातें मैंने सबसेट्स के बारे में आपको बता दी थी। ठीक है, होप आपको ये रिवाइज हो गया होगा और मैं तो ये सोचता हूँ कि आपको शायद ये याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो ये सारा मैंने बता दिया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो अगला टॉपिक जो आपके बुक्स में दे रखा होता है वो है हमारा जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनका समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अब पढ़ने वाले हैं हम, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इससे पहले आप कुछ समुच्चयों के बारे में लिख लो। ठीक है, 4-5 समुच्चय में बता देता हूं आपको कि क्या होते हैं। देखो अगर बात करें, अगर हमारे पास अगर आपको कभी आर दिखे कैपिटल आर दिखे, इसका मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, अगर कैपिटल एन हो इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसको बोलते हैं आर, रियल नंबर। ठीक, अगर हम बात करें हैं एक होता है क्यू, एक होता है क्यू। क्यू को बोलते हैं हम हमारी जो भी परिमेय संख्या होती है उनका समुच्चय। क्यू को क्या बोलते हैं हम? हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यू होता है हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और ये याद रखना, ये जो समुच्चय मैं बता रहा हूं इनके जो भी ये जो मान होंगे ये कैपिटल लेटर में होंगे। ठीक है, ये वाले इनके जो प्रदर्शित करने वाले जो समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं ना, ये जो अक्षर होंगे ये हमारे क्या होंगे? कैपिटल लेटर में। तो क्यू होगा हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद में एक टी होता है, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। लेकिन मैं आपको बता दूं, चलो एक और रहेगा जेड, और लिख लो जेड, पूर्णांकों का समुच्चय, जेड और रह गया।
पूर्णांकों का समुच्चय। ये हमारे कुछ जोड़े आपको दिखेंगे, कुछ समुच्चय आपको दिखेंगे डायरेक्टली, ठीक है, ये डायरेक्टली है। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो अपरिमेय संख्या होती हैं ये हमारी आर में नहीं आती, मतलब वास्तविक संख्याओं में नहीं आती हैं, ठीक है, हमारी अपरिमेय संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याओं में नहीं आती हैं। और देखो अब मैं बात करूं कि जो वास्तविक ये जो अपरिमेय संख्याएं होती क्या है, जैसे देखो हम √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, √7 हो गया, तो ये जो सारी संख्याएं जिनका अगर हम देखो मैंने यहाँ पे लिख दूं √9, तो ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जिसको हम अगर सॉल्व करें तो अनंत तक जाएगा, पॉइंट के बाद अनंत तक जो भी संख्या जाती हैं, ठीक है, जो भी संख्या जाती हैं और उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता। क्या बोला मैंने, अगर पॉइंट के बाद इनको हल करने पर पॉइंट के बाद उनका जो भी मान है वो अगर अनंत तक जाता है और उनका कोई निश्चित नहीं होता, एक सीक्वेंस फिक्स नहीं होता, ठीक है ना, क्रम फिक्स नहीं होता, तो वो वाली संख्या हमारी अपरिमेय संख्याओं के अंदर आएंगी। और अपरिमेय संख्याओं को हम क्या नहीं कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि अपरिमेय संख्याएं अगर आप अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो वो हमारी वास्तविक संख्याओं में नहीं आती, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। अब मैं बताता हूं कि ये होती क्या है, ठीक है, और हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है अब, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये वाला टॉपिक आर, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये मैंने अभी आपको नॉर्मल बताया था कि ये जो अक्षर होते हैं इनको प्रदर्शित करते हैं तो इनको कहते क्या हैं, सिर्फ इतना ही बताया मैंने अभी आपको। तो अभी हम हमारा देखो चैप्टर उठाते हैं, तो हमारा टॉपिक रहेगा वास्तविक संख्याओं को समझ, जो वास्तविक हैं संख्याओं का समुच्चय। मैंने बताया था वास्तविक संख्याओं में हमारी कौन सी संख्याएं नहीं आती, अपरिमेय संख्याएं नहीं आएंगी हमारी वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक। उपसमुच्चय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सॉरी, उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो देखो मैंने बताया था वास्तविक संख्याएं होती हैं हमारी आर से, ठीक है, और आर में देखो हमारी क्यू पूर्णांक संख्याएं ये भी होती हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं ये भी होती हैं, बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है ना। इसके बाद में हमारी जेड ये भी होती हैं, ठीक है, लेकिन हमारी एक टी बताई थी मैंने अपर, ये हमारी नहीं होती हैं, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। और अगर इनके आगे अगर जैसे क्यू प्लस हो, एन प्लस हो, जेड प्लस हो, जैसे जेड को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन जेड प्लस कह दें तो क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अगर जेड माइनस कह दें तो क्या बोलेंगे आप, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इतना अंतर है ओनली, ठीक। देखो आर होती है हमारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये देखा आपने। तो देखो कुछ मान लिखूंगा मैं आपको, ठीक है, अब बताऊंगा मैं आपको कि कौन सी संख्याएं होती हैं और वो किस प्रकार होती हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहले लिखो आप प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिख लो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो देखो प्राकृतिक संख्या में क्या संख्या आने वाली है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात करें तो इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, बताया था मैंने अभी आपको, एन से करते हैं, ठीक। और इसमें रहने क्या वाली है, प्राकृतिक संख्या हम हमेशा एक से स्टार्ट होंगी और ये जाएंगी हमारी अनंत तक, ठीक, अनंत तक। फिर इसके बाद में अगर दूसरी संख्या की बात करें, पूर्णांक संख्याओं की, दूसरा क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय।
पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय की बात करें तो हमारी पूर्णांक संख्या मैंने बताई थी आपको कि उनको जो प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं हम जेड से प्रदर्शित, ठीक है, जेड से प्रदर्शित करते हैं इनको, ठीक, इनको प्रदर्शित करते हैं जेड से, ठीक है। और ये होती क्या है, देखो पूर्णांक संख्याओं में हमारी जो ऋणात्मक संख्या होती हैं वो भी काउंट होती हैं, धनात्मक संख्याओं में काउंट होती हैं, और इनके ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के बीच में एक अक्षर आता है उसको बोलते हैं शून्य, तो वो भी हमारा यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। तो देखो ऋणात्मक संख्याओं की बात करें जैसे -2 ले लो, ठीक है, -1 अनंत से स्टार्ट हो रही है, माइनस की अनंत संख्याओं से स्टार्ट होकर के ये धनात्मक संख्याओं की ओर जाएंगी, ठीक है, और धनात्मक में कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। ये होगी हमारी। इसके बाद हम थर्ड नंबर पे बात करें तो हमारी रहने वाली हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या रहने वाला है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है दोस्तों। परिमेय संख्याओं का समुच्चय मैंने किससे प्रदर्शित करना बताया था, इसको कैपिटल क्यू से, कैपिटल क्यू से, ठीक है। इनको आप याद रखना, जैसे मैंने प्राकृतिक संख्याओं की बात, अगर आपसे कहे कि आप प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताओ, ठीक है, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं किससे, एन से, उसमें होता क्या है, अंदर 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो ये आपको माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर बात जेड की करें, अगर मुझे जेड क्या होता है तो आपको थॉट आना चाहिए कि हाँ जेड बताया था क्या, पूर्णांक संख्या बताई थी हमारी, ऋणात्मक धनात्मक और इसमें शून्य भी काउंट होता है, ये हमारी क्या पूर्णांक संख्या होती हैं। फिर बात करी जाए हमारी परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं किससे, क्यू से, ठीक है। अच्छा परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित क्यू से करते हैं, लेकिन जो हमारी ये परिमेय संख्या होती है ना, यदि हमारी x कोई संख्या है और x बराबर यदि p/q के रूप में, ठीक है दोस्तों, p/q के रूप में है, ठीक, और ये जो p और q है ना, और ये p और q बिलोंग्स करता है हमारा वास्तविक संख्याओं से, ठीक है दोस्तों, p और q कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा वास्तविक संख्याओं से, ठीक है। अब देखो वास्तविक संख्याओं से क्यों नहीं कर सकता, अगर वास्तविक संख्याओं से, देखो वास्तविक संख्याओं में कौन कौन संख्या आती है, देखो एक तो हमारा क्या आता है, n आता है, एक क्या आता है हमारा q आता है, एक क्या आता है हमारा n हो गया, q हो गया, और एक हो गया z, ये तीनों संख्याएं आती हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बताया हमारा ये जो q होता है ये हमारा होता है p/q के रूप में, p/q के रूप में होता है, ठीक। और ये अगर p और q देखो हमारा, ये q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये बात भी आप याद रखें, q इज नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और ये संख्या हमारी z से प्रदर्शित करनी चाहिए, मतलब पूर्णांक कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो उसको हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, बशर्ते अगर यहाँ पे ये दो शर्त होती है इसके लिए, ठीक है। एक तो ये शर्त हो गई p और q बिलोंग्स टू z, दूसरी शर्त रहने वाली है कि ये जो q है ना नीचे, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी शर्त रहे, किसकी हो गई, ये शर्त हो गई हमारी परिमेय संख्या में, ठीक है। ये तीनों संख्याएं देख लो। अभी मैं बताऊं आपको कि कौन सी संख्या कहां बिलोंग करती है, ठीक है। देखो अगर बात करूं मैं, ये तीनों की तीनों संख्याएं वास्तविक संख्या में बिलोंग्स करेंगी, ठीक है। तो आप ये लिख लो, एक तो स्टार लगा के देखो, कुछ पॉइंट लिख लो, एक तो आप लिख लो कि जो n है हमारा, n है वो वास्तविक संख्या में बिलोंग्स करेंगे, ठीक है। तो n हमारा इसका उपसमुच्चय होगा, किसका, रियल नंबर का होगा, ये आप देख लो। इसके बाद में हमारा z भी होगा रियल नंबर का, ठीक। इसके बाद हमारा q है वो भी होगा, वो भी होगा हमारा, ठीक है। तो देखो वास्तविक संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, r से, ठीक, और ये होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं और ये जाती है हमारी अनंत तक।
ये आप याद रखो, वास्तविक संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं और ये जाती हैं हमारी अनंत तक। ठीक है दोस्तों। और देखो अगर मैं बात करूं, ये देखो आप n देखो और n और z को देखो, आपको नहीं लग रहा कि n संख्याएं हमारी z से ली गई हैं? मतलब मैं बात करूं कि n सबसेट्स ऑफ z, ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि n की n सबसेट्स ऑफ z, ये हो जाएगा। देख लो z में क्या क्या आती हैं, देखो माइनस वाली संख्या आती है, प्लस वाली संख्या आती हैं, ठीक है। और n में क्या आती है, ओनली हमारी जो भी धनात्मक संख्या है, प्लस वाली संख्या है, वो आती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो n है वो सबसेट है हमारा किसका, z का। ठीक। अब मैं बात करूं आपको q का, देख लो q मैंने बताया था p और q हमारा z से होना चाहिए, p और q z होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि q सबसेट्स ऑफ z, q सबसेट्स ऑफ z, ये हो गया। ठीक है। तो ये आपको कुछ तथ्य मैंने बताए थे, ये आपको ये वाले आपको याद रखने मुंह जबानी। ठीक है, ये 5 हो गए। अगर आपको ये थोड़ा आसानी रहेगी अगर आपको ये याद होंगे। ठीक है, ये 5 होगी 5। और अगर ये आपके क्लियर हैं तो इनको आप याद करने में कोई आसानी रही है। अभी जैसे मैं पूछूं n सबसेट ऑफ r है या नहीं, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि n सबसेट्स ऑफ r है या नहीं, तो आपको देखो सबसे पहले देखना है r, रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। ठीक है। फिर इसके बाद में देखो n क्या होती है, n होती है हमारी 1 से 1 2 3 स्टार्ट होती हैं। तो n हमारी 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं, ये हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो n है ना, ये r में विद्यमान है, मतलब n का प्रत्येक अवयव r में विद्यमान है। और मैंने आपको उपसमुच्चय की यही परिभाषा बताई थी कि जब हमारा कोई भी अवयव यदि दूसरे अवयव में पूर्णतः विद्यमान है तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला अवयव पहला वाला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है। ये डेफिनेशन बताई। ठीक है, तो फटाफट से आप ये वाला सब नोट डाउन करें। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो अंतराल वाला है, मजेदार है। ठीक है, वो करने वाले हैं, तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नोट डाउन किया। तो अभी बात करते हैं हम अंतराल की। ठीक है, अंतराल कैसे ज्ञात करें। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है पर लेकिन इतना नहीं है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और आप जो भी चीज़ें कराएं उनको रिवाइज जरूर कर लिया करो। ठीक, क्योंकि अगर एक बार पढ़ने से सब कुछ याद होता तो है नहीं, फिर हम कहते हैं याद नहीं हो रहा कुछ। तो आप रिवाइज करो, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है अंतराल। क्या है अंतराल? एक वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के रूप में। ये हमारा टॉपिक है, अंतराल क्या होता है। ठीक, जैसे मैं अभी हमारा कोई भी जैसे 2 अवयव है हमारे, ठीक है, जैसे ए और बी, ये 2 अवयव हैं और ये हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं कहाँ से, आर से। वास्तविक संख्या होती है आर, 0 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, ये यहाँ बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि ए हमारा छोटा होना चाहिए बी से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कोष्टक में मत लिखो, यहाँ पे कोष्टक में मत लिखो। ठीक है, इतना याद रखो, ये हमारे लिए एक कंडीशन है कि ए हमारा जो है वो हमारा बी से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें देखो नॉर्मली बात की जाए तो 4 प्रकार बनते हैं अंतराल, होते हैं हमारे नॉर्मली 4 प्रकार के। पहला होता है हमारा, देखो ये वाला, ये। ठीक, इसका मतलब हुआ कि ये वाली संख्या छोटी है और ये वाली संख्या बड़ी है। मतलब ए संख्या छोटी है, कोई भी संख्या है, ए छोटी है बी बड़ी है, तो इसका मतलब है ए से लेकर तक के बी तक के जो भी नंबर हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं।
ए संख्या से लेकर बी संख्या तक, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 1 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6 और ये कर दिया कोष्टक का बंद। अगर आपका क्वेश्चन में ये अंतराल आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या है ये -1 से 6 तक काउंट है, लेकिन इसमें -1 और 6 सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब हुआ कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बात खत्म। 0 -1 से 6 अगर हमारा स्मॉल जो भी हमारा कोष्टक है उसके अंतर्गत है, इससे हम कहेंगे कि हमारा जो भी अवयव है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन जो भी हमारा कोष्टक में अगर दिया हुआ है तो हम उसको सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक, नहीं करेंगे। और इनको हम बोलते हैं, इस टाइप का हमारा एक शब्द होता है विव्रत, विव्रत अंतराल होता है। ठीक है, विव्रत अंतराल होता है, खुला अंतराल बोलते हैं उसको। ठीक है, खुला अंतराल। इसके बाद में अगर एक होता है हमारा ये वाला, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो सेम है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत -1 से लेकर के जितने भी संख्या आएंगी ना 6 तक, वो सारी काउंट होंगी बशर्ते ये संख्या सहित। अंदर समझ में आया आपको? अगर कोई भी अंतराल छोटे कोष्टक के अंदर है तो उसमें जो संख्या दी हुई होंगी वो संख्या काउंट नहीं होंगी, बल्कि उनके मध्य की संख्या काउंट होंगी। ठीक, और और अगर मैं बात करूं -1 और कैपिटल आ गया, ठीक है ना, ये जो बड़ा है, बड़ा अगर कोष्टक आ जाता है, बड़ा कोष्टक अगर आ जाता है तो उस कोष्टक के अंदर जहां से जहां तक की संख्या दी हुई होंगी वो संख्या काउंट होंगी, प्लस में वो संख्या भी काउंट होंगी जो दे रखी होती है। ठीक है, और इनको बोलते हैं हम समव्रत। ठीक है, समव्रत, या इसका एक नाम और है खुला अंतराल भी बोल सकते हैं इसको, खुला अंतराल। ठीक है, जब इसको खुला बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बंद अंतराल बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? इसका क्या मतलब होता है, बड़े कोष्टक का मतलब ये होगा कि वो वाली संख्या काउंट करनी है जो दे रखी है, और अगर छोटे कोष्टक की बात करूं मैं तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारी संख्या दी हुई है वो काउंट नहीं करनी है। ठीक, ये नॉर्मली हमारा मतलब है। ठीक है, और एक तरफ एक बनेगा हमारा, देखो इस तरफ का, एक तरफ तो ये संख्या होगी और एक तरफ छोटा होगा, एक तरफ बड़ा होगा, और एक ऐसा बन जाएगा, एक ये होगा और एक अच्छा ये होगा। ठीक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, देखो -1, ये जो बड़ा कोष्टक जिस साइड में आ गया वो संख्या काउंट होनी है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब बड़े कोष्टक का मतलब ये है कि काउंट करना है, वो वाला जो अंदर दे रखा है वो काउंट करना है। ठीक है, अब जब -1 काउंट करना है तो -1 से स्टार्ट करो, तो -1, 0, 1, 2 से स्टार्ट करो, 5 तक खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि 6 के बाद में कोष्टक है छोटा, और छोटे कोष्टक के साथ में हमारा जो अक्षर दिया हुआ होगा, जो संख्या दी हुई होगी वो हमें काउंट नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ तक। अब अगर नीचे की बात करें हम, -1 से पहले क्या है, थोड़ा उल्टा, ये चिन्ह विपरीत हो गई, तो यहाँ पे हमें -1 छोड़ना है और यहाँ पे जाना 6 तक। तो ये चारों हमारे अंतराल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गए होंगे? ठीक है, अब बात करते हैं इनके परिभाषा की, जो आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए तो किस प्रकार परिभाषा लिखनी है। तो देखो, यदि इसमें देखो, इसमें इस अंतराल में, इस अंतराल में किसकी बात कर रहा हूं मैं, जब हमारा जो कोष्टक होगा वो छोटा होगा। ठीक है, इस अंतराल में ए से लेकर ए से बी तक के मध्य की संख्याएं
मध्य की संख्याएं सम्मिलित होती हैं, मध्य की संख्या सम्मिलित होती हैं, परंतु क्या बताया था मैंने, छोटे कोष्ठक के अंदर जो भी संख्या दे रखी होंगी वो सम्मिलित नहीं होंगी, परंतु ए और बी सम्मिलित नहीं होती। ठीक है, इनको हम काउंट नहीं करते, सम्मिलित नहीं होती। इस प्रकार का अंतराल क्या बताया था मैंने, विब्रत टाइप का। ठीक है, इस प्रकार का अंतराल विब्रत कहलाता है, विब्रत अंतराल कहलाता है, विब्रत अंतराल कहलाता है। और इसको हम खुला अंतराल भी बोलते हैं। ठीक है, विब्रत अंतराल या खुला अंतराल। देखो मैं परिभाषा से दो जो भी हमारे होंगे ना मेन कहलाता है उनकी लिखूंगा। ठीक है, और नीचे के जो मैंने बताए थे आपको वो आपको याद रखने हैं, ओनली कहलाता है। ठीक, उनकी कोई उचित परिभाषा नहीं है। ठीक है, परिभाषा के लिए सिर्फ दो ही हैं ओनली। ठीक है, इसका एक उदाहरण लिख लो, जो -1 से 6 बताया था मैंने अभी आपको। अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब होगा कि यहाँ 0 1 2, ठीक, ये होने वाला है। अब बात करें हम सेकंड नंबर इसकी, जब बड़ा कोष्ठक हो। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप आप खुद ही लिखना, मैं बोल देता हूँ। ऊपर क्लास सेम लिखनी है कि इस अंतराल में ए से बी तक के मध्य की संख्या सम्मिलित होती है, परंतु इसमें ए और बी स्वयं भी सम्मिलित होती है। ठीक है, इस प्रकार का जो भी ये कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, मैंने बताया था ये कहलाएगा हमारा संवृत। अगर मैं बात करूं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमारा बंद अंतराल। क्या बोलेंगे इसको, बंद अंतराल बोलेंगे। ठीक है, ये कहलाता है। फिर मैंने आपको थर्ड भी बताया था। थर्ड क्या बताया था, एक तरफ तो हमारा बड़ा जो कोष्ठक है और एक तरफ हमारा कोष्ठक रहने वाला है छोटा। फिर मैंने बताया था आपको फोर्थ था हमारा एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, यही थे ना, यही थे। इसमें देखो, इसमें क्या, इसमें जो ए है ना, ए है, ए सम्मिलित है। ठीक है ना, अगर कोई भी संख्या है x, इसको मैं लिखूं और फिर कोई भी संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, y अनुपात में, ठीक है ना, और ये जो a है ये सम्मिलित होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो a सम्मिलित होगा, a y, लेकिन b सम्मिलित नहीं होगा, b यहाँ पे छोड़ना है हमें। ठीक है, इसके लिए ये रह जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो इसके लिए देखो y कोलन मतलब या सच दैट ये है, इसको छोड़ दो, e से छोटा चाहिए, e से क्या चाहिए, छोटा मान, लेकिन हमारा b बराबर चाहिए, b बराबर चाहिए। ठीक, चलो इसके इन दोनों के लिए भी ये बात लिख लो। ठीक है ना, इन दोनों के लिए, इनके लिए क्या रहने वाली, देखो इनके लिए रहने वाली है ये वाली बात कि y सच दैट हमारा क्या है, इसमें a है, तो a जो है ये है, ये हमारा इसके बराबर होना चाहिए और हमारा b भी काउंट होगा। ठीक है, छोटा भी होगा और बराबर भी होगा, मतलब इसमें ये काउंट होने वाला है। और अगर हम इसकी बात करें किसके लिए, विब्रत के लिए, तो विब्रत होने वाला है हमारा y सच दैट हमारा जो पहला अवयव है इसको लिख लेंगे, फिर इसके बाद y और b, मतलब y का जो भी मान है वो हमारा a और b के मध्य रहने वाला है, a और b सम्मिलित नहीं होंगे। इसका मतलब होगा कि a और b सम्मिलित होंगे, नीचे उसी के अनुसार देख लेना, जिस प्रकार चिन्ह होगा वो उसी के अनुसार सम्मिलित होगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, और अगर इसको देखो आपकी बुक्स में क्या एक छोटा सा डायग्राम बना के भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी मदद से भी मैं आपको समझा देता हूँ, एक लाइनिंग के आधार पे। ठीक है ना, तो देखो ये, तो इसमें जो भी अगर ये a है और ये b है तो इसमें इसके मध्य की संख्या ली जाएंगी, इसमें a और b काउंट नहीं है, ये आप याद रखना। ठीक है, इसका मतलब इतना सही है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें देखो
ये देखो आप, इनको मैंने रंग दिया है, ये ए ये बी और इनके ये मध्य। अंतर समझ में आ रहा है आपको? अंतर समझ में आ रहा होगा। इसमें मैंने ये रंगे नहीं है ए और बी, मतलब ए और बी काउंट नहीं होते, लेकिन यहाँ मैंने ए और बी रंग दिए हैं। इसका मतलब है ए और बी संख्या इनके मध्य की संख्या होंगी, प्लस में ए और बी भी काउंट होंगे। ठीक है, अगर बात करें हम थर्ड की बात करें तो इसमें देखो ये ए क्या है, बड़ा कोष्ठ बड़ा है इधर, तो बड़े की तरफ हम रख देंगे। ठीक है, लेकिन छोटा इसको हम नहीं रखेंगे। नंबरिंग कर तो ए है ये बी है, इसका याद रखो आप। इसी प्रकार इसको देख लो आप, इसको क्या करना है, यहाँ नहीं रंगना है, ये रंग देना है। ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। तो आप अगर आपको इस प्रकार समझ में नहीं आए, थोड़ा सा अगर डगमगा रहे हो आप कि ये केस किस प्रकार होता है, कैसे होता है, तो आप ये वाला देख लें। ठीक है, इसके बाद में आपके 2 टॉपिक और रह रहे हैं, वो बताऊँ अभी, लेकिन आप इसको पहले ये जो अंतराल वाला है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे। ठीक है, तो आप याद रखना, ये वाले आप रिवाइज करना। ठीक है, एक बार खुद लिख के देखना ये वाले, अगले आपकी रफ कॉपी जो भी होगी उसमें आप ये वाली लिख के देखना। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, होप सो आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, संव्रत क्या होता है, विव्रत, और विव्रत को ये हम खुला बोलते हैं, संव्रत को हम बंद बोलते हैं। ठीक है, सारा कुछ ये हमारा हुआ। इसके बाद मैं बात करता हूँ घात समुच्चय की। देखो मैं चाहता तो आपको सीधे क्वेश्चन भी करा देता, ठीक है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। ठीक, क्वेश्चन करने से पहले हमारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करा देंगे आपकी समझ में नहीं आएगा, कहते हैं ना ढीला भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब नहीं है उससे। तो इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं उसके कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप खुद ही कर लोगे वो सारा कुछ क्वेश्चन, प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, अगर आपके ये वाले कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे कराने की। तो देखो उसके बाद मैं बात करता हूँ, एक आता है आपका घात समुच्चय के बारे में। ठीक है, घात समुच्चय के बारे में, घात समुच्चय क्या होता है। इसकी परिभाषा में अगर लिखूं, जैसे कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय ए है, ए में, इसमें देखो इसके अंतर्गत जितने भी अवयव उपस्थित होंगे समुच्चय ए में सम्मिलित, समुच्चय ए में सम्मिलित सभी उपसमुच्चयों का संग्रह बोल दो आप, सभी उपसमुच्चयों का संग्रह, उपसमुच्चयों का संग्रह क्या कहलाता है, हमारा घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है, समुच्चयों का संग्रह, ये घात समुच्चय कहलाता है। ये आप नीचे लिख सकते हो, अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो आप ये लास्ट वाला लिख लिया करें। ठीक है, जैसे घात समुच्चय कहलाता है, ये लिख लिया करें आप। ठीक है, जैसे अगर एक अवयव, एक हमारा, मैंने एक सॉरी एक समुच्चय मान लिया, क्या एक समुच्चय हो गया हमारा 1 और 2, ये मान लो आप 1 और 2 मान लो। ठीक है, मैंने बताई कि जिसके अंदर जितने भी अवयव होंगे वो सारे के सारे उसके उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, तो देखो इसके उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। देखो एक तो मैं बात करूं 1 की, इसका उपसमुच्चय हो सकता है। एक मैं बात करूं 2 की, ये उपसमुच्चय हो सकता है। फिर मैं बात करूं 1 और 2 की, ये, और एक मैं बात करूं 5, ये 5 क्या होता है, 5 को मैं बखूबी आपको जब मैंने समुच्चय बताया था तो समुच्चय के टाइप में एक टाइप कराया था रिक्त समुच्चय, वही ये रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय, अगर मैं बात करूं रिक्त समुच्चय की, तो जो रिक्त समुच्चय है वो प्रत्येक का
रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक, एक इसी प्रकार एक है स्वयं का। ठीक है, जैसे ए है, जैसे हमारा ए है, ये हमारा स्वयं का ही उपसमुच्चय होगा। कोई भी समुच्चय है वो खुद उसी समुच्चय का क्या हो जाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। तो इससे देखो स्वयं का उपसमुच्चय से ये वाली बात समझ परिभाषा क्लियर होती है आपकी, क्योंकि देखो अभी अब क्या है, 1 और 2, यहाँ पे क्या है 1 और 2, तो इसके जो हमारे उपसमुच्चय हैं वो कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। कौन कौन से हो गए, ये आपको नीचे लिखे हुए, ये 4 हो गए। ये कहलाता है हमारा घात समुच्चय। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है आपका सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सबसेट, सार्वत्रिक उपसमुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय लिख लो, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय जैसा कि आपको नाम से पता होगा कि हमेशा वही रहता है। ठीक है, जो है वो है, ठीक है ना, हमेशा। जैसे चलो n मैंने लिख दिया, अब n से आपका क्या थॉट आया माइंड में, क्या सोचा आपने, n किसी से भी पूछ लूंगा ना n क्या होता है, तो n आप बताओगे नेचुरल नंबर का समूह, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। किसी भी बच्चे से पूछ लो, कोई ये तो बताएगा n मतलब ये होता है हमारा, जैसे अप्राकृतिक संख्याएं होती हैं या कुछ भी संख्याओं का समुच्चय होता है, पूर्णांकों का समुच्चय, कोई नहीं बोलने वाला। ठीक है, अगर मैं n रखता हूं तो n हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर का समुच्चय। इसी प्रकार अगला एक होगा हमारा, अगर मैं आपको पूछूं q क्या होता है, q क्या होगा, q होगा हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ पे t की, t क्या बताया था मैंने, t बताया था मैंने, जो अपरिमेय संख्या होती है उनका समुच्चय। तो ये वाले जो भी कन्फर्म होते हैं ना कि ये हमेशा के लिए एक जैसे होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है ना, तो आप लिख लेना जो हमेशा के लिए एक समान हो, तो वो हमारे कहलाते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। इनके उदाहरण आप लिख देना NQT जो भी है, सारे कुछ जेड भी डाल देना इनमें। ठीक है, हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। ठीक है, आज हम प्रश्नावली खत्म कर लेते हैं वो वाली। ठीक है, सरल क्वेश्चन है, कंसेप्ट मैंने बता दी आप लोगों को। ठीक है, और आप लोगों ने अगर ये वाली अगर 2 क्लास देख ली होंगी तो आप वो वाले क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक भरना है। प्रतीक चिन्ह हमारा क्या बनना, एक तरफ तो है हमारा सबसेट्स और एक तरफ है नॉट सबसेट्स। ठीक है, ये 2 प्रतीक चिन्ह हमें भरने, जो बिलोंग्स करेगा वो हमारा प्रतीक चिन्ह होगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, फिर आप अगला देख लेना। जैसे 2 3 4 का एक पेयर है। ठीक, इधर आपको चिन्ह भरना है, डैश 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 है, और इधर एक पेयर दे रखा है हमारा क्या 1 2 3 4 और 5, ये दे रखा है। ठीक दोस्तों, इसमें या तो ये भरना है और या फिर ये भरना है, दोनों में से। ठीक है, अगर उसका सबसेट है तो आपको ये भरना है, सबसेट नहीं है तो आपको नॉट सबसेट वाला साइन भरना है। तो देखो मैंने बताया था, अगर एक किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय के या फिर अवयव यदि उसमें टोटल सारे के सारे विद्यमान हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाता है। देखो 2 3 4 तीनों की अवयव यहाँ पे विद्यमान है, तो इसके अंदर का कौन सा चिन्ह आएगा बताओ, इसके अंदर का चिन्ह आएगा ये वाला सबसेट का। ऐसे ही देख लो आप, अगला देखो ABC और फिर इसमें BCD नहीं मिल रहा। ठीक है, इसमें नॉट वाला आएगा। इसके बाद में देखो X सच दैट X आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। फिर इसके बाद में जो भी है डैश डैश खाली जगह जो भी दे रखी है आपको, फिर दूसरी बार कहा गया कि X सच दैट X जो है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, अब देखो एक तरफ तो कहा है कक्षा 11, देखो एक तरफ क्या है, एक तरफ कहा है कि कक्षा हमारी 11 का, और एक तरफ कहा है आपकी विद्यालय, उसका क्या विद्यालय का। ठीक है,
एक तरफ कहा है आपके विद्यालय का। तो देखो कक्षा 11 के टोटल विद्यार्थी वो भी तो विद्यालय में आएंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी यहाँ पे क्या करते हैं, ये टोटल अवयव हमारे यहाँ पे विद्यमान है, तो ये हमारा क्या होगा, मतलब उपसमुच्चय होगा। ठीक है, इसी प्रकार अभी अगला देख लो, जैसे x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है ना, और उसके बाद में खाली जगह फिर है x सच दैट x एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ठीक है, तो ये भी हमारा करेगा। ठीक, देखो अच्छा हाँ, उसमें एक तरफ का है एक वृत्त, फिर खाली जगह, एक तरफ का 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ये नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा क्योंकि इसकी तो कुछ भी हो सकती है त्रिज्या, निश्चित थोड़ी है। ठीक है, तो ये भिन्न होगा हमारा। ठीक, इसके बाद में कहा है अगला क्वेश्चन है, त्रिभुजों का समुच्चय आयतों के समुच्चय से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है ना, बिल्कुल होता है क्योंकि त्रिभुज और आयत कभी भी एक दूसरे के उपसमुच्चय नहीं हो सकते। ठीक, इसी प्रकार से जो अगले जो भी आपके क्वेश्चन हैं ये आप कर लेना। एक क्वेश्चन और रहेगा, चलो वो बता दो। x सच दैट x एक समप्राकृतिक संख्या है और x एक पूर्णांक है। तो देखो पूर्णांक में सम संख्या आएंगी निश्चित है, तो इसका क्या हो गया, वो एक सबसेट हो जाता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्य असत्य पूछ रहा है। सत्य असत्य में देखो दूसरे का पहला क्वेश्चन देख लो आप। दूसरे का पहला क्वेश्चन सत्य असत्य की जांच करनी है, और इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा ए और बी, इसके बाद में नॉट बी सी ए। बताओ ये सच है या गलत है। ये वाला जो भी हमने कहा ये देखो इसके अवयव विद्यमान है, तो इसमें ये थोड़ी ना होगा, ये नहीं आएगा, इसमें चिन्ह आएगा बिलोंग, इसका सबसेट का ये वाला चिन्ह आएगा, तो ये वाला क्या असत्य है। ठीक है, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। थर्ड क्वेश्चन देखो सिंपल है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ कराऊँ ना, अगर मैं नहीं कराऊँ आपको तो भी आप कर लोगे। तो देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में कहा कि माना कि आपको a बराबर दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको a बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है, कहाँ से, 1 से लेकर 5 तक की संख्या वाला। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है। तो इसमें देखो कुछ कथन दिए हुए, सॉरी इसमें कथन है 11, इसमें 11 कथन है। तो आपके पहला कथन देखो, इसमें पहला कथन 3 और 4 है, इसके बाद में दिया है ये सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है। इसके बाद में 3 और 4 बिलोंग्स कर रहे हैं, बिल्कुल 3 और 4 के अवयव में, ये भी सही है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है 3 और 4 इसका अवयव है, ये भी अवयव होंगे, 3 और 4 अवयव है, 3 और 4 अवयव है, ये भी सही बात है हमारी। इसके बाद में इन्होंने कहा कि एक है, ये भी सही है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। बात करें हम सॉरी फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ की बात करें तो वो है 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5, ये भी है, ये भी सही है। फिर आप सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें तो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या कहा, 1 2 3, ये भी है। ठीक है ना, इसके बाद देखो नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ में देखो, नाइन्थ में कहा है कि 5 बिलोंग्स टू ए, और एक है आपका अगला क्वेश्चन 5 सबसेट ऑफ ए, और एक है आपका ये जो 5 है ये है आपका सबसेट्स ऑफ ए। देखो मैंने क्या बताया था, बिलोंग्स का मतलब होता है अवयव हमारी, कि अगर ये हमारा एक अवयव है तो ये ए में बिलोंग्स करना चाहिए। लेकिन हमारा मैंने क्या बताया था, इसका मतलब होता है रिक्त समुच्चय। ये एक तरीके का अपने आप में ही रिक्त समुच्चय है, कोई अवयव नहीं है 5, रिक्त समुच्चय। तो इसके लिए ये कथन तो सही हो जाएगा। मैं बताया था रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक जो समुच्चय होता है उसका उपसमुच्चय कहलाता है, बताया था मैंने। तो ये वाली बात तो सही है, लेकिन ये वाली बात गलत है। ठीक है, इसके बाद में ये वाली बात भी गलत है। ठीक है, ये वाली बात भी गलत है। ठीक है, अगर इसके अंदर ये कोष्ट ये नहीं होता ना, ये वाले नहीं होता, तो ये सही हो जाती। तो बात अगले फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखो। उपसमुच्चय मैंने बताए थे आपको। चलो बात करते हैं अभी हम फोर्थ क्वेश्चन के। पहला देख लेना,
तीसरा बता देता हूँ, तीसरा आपको, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1 2 3, तीन हमारे दिए हुए अवयव, इनका ज्ञात करना है हमें, क्या, उपसमुच्चय। तो बस देखो, पहले तो अलग अलग लिख लो सबको, ठीक है। इसके बाद देखो 2 और 3 भी लिख लो एक साथ, 2 अवयव ले लो अब। इसके बाद में 1 और 2, इसके बाद में 1 और 3, ठीक है, हो गए। इसके बाद देखो 1 2 3 बताया था, स्वयं, स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, ठीक है। अब देखो एक बताया था मैंने क्या, 5, ठीक है। ये वाले जो भी हमारे उपसमुच्चय होंगे वो 1 2 3 के उपसमुच्चय होंगे, ठीक है। इनकी संख्या कितनी हो गई, 3 3 6 7 और 1 8, 8 हो गए, ठीक। ये कर लेना आप, फोर्थ के सारे क्वेश्चन कर लेना। बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ में कहा गया है कि पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर रिक्त समुच्चय है, ठीक है। जब रिक्त समुच्चय की बात आ गई तो रिक्त समुच्चय स्वयं क्या होगा, तो मतलब अवयव क्या होगा रिक्त समुच्चय में, एक अवयव कहलाएगा, ठीक है। अब बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन की, इसमें अंतराल दी हुई है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन में करा देता हूं, जल्दी से करके आपकी ये वाली प्रश्नावली खत्म करते हैं, फिर अगली क्लास में हम न्यू चैप्टर उठा लेंगे। देखो इसमें देखो हमें अंतराल रूप में देना है, ठीक है। पहला है किस, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देख लो। फर्स्ट में लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर। अब देखो आर से आपके माइंड में क्या आना चाहिए, रियल नंबर, मतलब 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये है आर। और फिर आगे कहा गया है कि -4 एक्स, -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, ये है, ठीक। मैंने बताया था अगर बराबर की बात करें और जो आपको अवयव दे रखा हो वो किस में आता है, वो आता है हमारा इसके अंतर्गत, ठीक है। और जो अगर नहीं समान, जो शामिल नहीं हो वो आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसका बन जाएगा ये वाला अंतराल। ये थोड़े ठीक अच्छे लेवल के सवाल हैं इसमें, ठीक है। थोड़े समझने वाले सिर्फ यही सवाल हैं, 6 वाला क्वेश्चन जो भी हैं 4 5 दे रखे हैं वो समझने वाले सवाल हैं। अगर बराबर आ जाए जिस तरफ, अगर जिस तरफ बराबर आ जाए उस तरफ आप किस प्रकार का कोष्टक लगाएंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे। संख्या -4 से 6 के बीच में सेम वही लिखना है, सिर्फ हमारे पास में क्या है, सब लिखने के लिए कोष्टक है, छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक लगाना है, किस हिसाब से लगाना है वो बता चुका हूँ मैं आपको। जहाँ पे कुछ नहीं होगा नीचे, अगर बराबर नहीं दे रखा है तो छोटा, बराबर दे रखा है तो बड़ा, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, 3 रह जाएंगे, कर लेना आप। बात करते हैं हम, अच्छा 7वां क्वेश्चन है कि हमें अंतराल दे रखा है, अंतराल से हमें रोस्टर्स फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण रूप में, अंतराल से निकालना है हमें समुच्चय निर्माण में, ये है समुच्चय निर्माण। पहला अंतराल हमारे पास है -3 से 0 और ये है हमारा छोटे कोष्टक के रूप में। इसको लिखेंगे आप क्या, जो x, ये कोई लिख लेना x सच दैट, और जो ये जो x है ये किसके बिलोंग्स करेगा, r से, क्योंकि अंतराल निकलते हैं वो रियल नंबरों पे निकलते हैं।